बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है ओसिलेशन, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम की बात की थी और हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, एक है फ्री ओसिलेशन, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है फोर्स्ड ओसिलेशन। इस तरीके से हमारे पास एक और टर्म है रेजोनेंस। इसमें हम ये चीज़ें कवर अप करेंगे। सही है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ्री ओसिलेशन। इसको देख लेते हैं, हमारे पास फ्री ओसिलेशन क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन, कि हमारे पास एक बॉडी है, हम कहते हैं वो जो बॉडी है वो फ्री वाइब्रेशन एग्जीक्यूट कर रही है। इफ़ इट ओसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब वो ओसिलेट करे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। सही है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, बल्कि उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, उसके साथ ओसिलेट करे, तो तब हम उसको कहते हैं ये जो बॉडी है ये फ्री ओसिलेशंस परफॉर्म कर रही है। इस अमल को हम कहते हैं फ्री ओसिलेशंस। सही है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो बल्कि उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो। सही है, अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। वो कहते हैं अ सिंपल पेंडुलम व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, हम उसको क्या करते हैं, हल्का सा ना ऐसे डिस्प्लेस करते हैं उसकी मेन पोजीशन से। फिर क्या होता है, जैसे हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है। सही है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है वो। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस टाइम वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। सही है, ये जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड कर रही होती है उसकी लेंथ पे, पेंडुलम की लेंथ पे। सही है, फिर वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ओसिलेशन इज़ कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास जो फ्री ओसिलेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये देखिए, जहाँ पे हमारे पास एक पेंडुलम है, अब क्या हुआ, हमने पेंडुलम को ना मूव करवाया, उसको एक्सट्रीम पे ले गए। एक्सट्रीम पे ला के हमने जैसे ही छोड़ा तो वो आया वापस मेन की तरफ, मेन से फिर गया वो एक्सट्रीम की तरफ। सही है, इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसको हम कोई भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ना ही इसको एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है। ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये जो है हमारे पास एक फ्री ओसिलेशन की एग्जांपल है। उम्मीद है ये फ्री ओसिलेशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं फोर्स्ड ओसिलेशन, कि हमारे पास जो फोर्स्ड ओसिलेशन है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशन। हमारे पास एक बॉडी है, हम कहते हैं ये जो बॉडी है फोर्स्ड वाइब्रेशन कर रही है। इफ़ इट्स ओसिलेट विद द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम पुट कर रहे होते हैं तो तब कहते हैं ये जो बॉडी है फोर्स्ड वाइब्रेशंस है, यानी कि फोर्स ओसिलेशन परफॉर्म करे, यानी कि उस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, जबकि फ्री ओसिलेशन के केस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। सही है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कहते हैं इफ़ द मास ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली। हमारे पास क्या होता है, एक पेंडुलम होता है, प्रीवियस में भी हमने देखा हमारे पास एक पेंडुलम है, लेकिन हमने क्या करना है, जहाँ पे एक उसको कंटिन्यूसली मुसलसल एक तसलसल के साथ फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, तो वो जो उसकी वाइब्रेशंस होती है उसको बोलते हैं, वो हमारे पास फ्री फोर्स्ड ओसिलेशन है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्या है, पेंडुलम, उसके साथ एक मैस अटैच है, उसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से वो गया इस तरफ और यहाँ से फिर वो इस तरफ, इस तरीके से। लेकिन जब फोर्स ओसिलेशन का केस होगा तो क्या होगा, हम उसको एक बाकायदा फोर्स अप्लाई करेंगे मुसलसल, जहाँ से इसको फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे आया, यहाँ से फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मीन पे आएगा, फिर इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे आएगा। इस तरीके से मुसलसल हम इसको जब फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो तब हमारे पास हम कहेंगे ये फोर्स्ड ओसिलेशन कर रहा है। सही है,
फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो कहते हैं लाउड म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग वुडन बोर्ड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी इस तरीके से लाउड म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है, हम उसको में वाइब्रेशंस करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सही है, वो भी हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो कहते हैं द वाइब्रेशन ऑफ फैक्ट्री फ्लोर कास्ट बाय द रनिंग ऑफ हैवी मशीनरी। हमारे पास फैक्ट्री का जो फ्लोर होता है वो मुसलसल ना ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। वो वाइब्रेट क्यों करता है, क्योंकि उसमें हैवी मशीनरी होती है, वो चल रही होती है, और वो जो वाइब्रेट कर रही होती है तो उसकी वजह से जो फ्लोर है वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है। ऐसे है, और इसको भी कहते हैं, ये हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन है। फिर एक और टर्म है हमारे पास ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं द फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इज नोन एज ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारे पास एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जो फोर्स्ड वाइब्रेशन करे तो उसको बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास रेजोनेंस। सही है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अपनी। दूसरा, फिर उस पर हम अप्लाई करते हैं एक फ़ोर्स और उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। जब वो दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अगर इक्वल हो जाए तो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, वो बढ़ जाता है। ये जो प्रोसेस है हम इसको बोलते होते हैं, ये है हमारे पास रेजोनेंस का प्रोसेस। यहाँ पे एक टर्म है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको समझ लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन एवर ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज़ डिस्टर्ब्ड। जब हमारे पास एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, इट ऑलवेज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो हमेशा क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड रहती है। तो उसको हमारे पास जो उसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं होते हैं, वो है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास पेंडुलम की एग्जांपल यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम। हमारे पास एक पेंडुलम है, हमने उसको डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है। जैसे ही उसको डिस्प्लेस किया वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम से फिर वो क्या करेगा, उसको रिस्ट्रेनिंग फोर्स अपनी तरफ खींचेगी तो वो मेन की तरफ जाएगा, मेन से फिर वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा। तो उसको बोलते हैं, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सही है, वो होगी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है कि एक सेकंड के अंदर उसने कितनी बार वाइब्रेशन कंप्लीट किया है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड के अंदर उसने 2 बार वाइब्रेशन कंप्लीट किए, यानी कि यहाँ से गया इस तरफ, यहाँ से फिर आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ पे। सही है, उसकी एक वाइब्रेशन हुई, फिर यहाँ से आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। इस तरीके से उसने जब अपनी 2 वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली तो अब उसको कहेंगे एक सेकंड के अंदर। सही है, एक सेकंड मस्ट। तो हम कहेंगे ये उसकी क्या है, उसकी ए फ्रीक्वेंसी है। सो ये हमारी क्या कहलाएगी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर वो कहते हैं इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब जब हमारे पास वो आ जाए, पेंडुलम का केस आ जाए, तो क्या होता है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी लेंथ पे। सही है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी। फिर वो कहते हैं पेंडुलम ऑफ अ सेम लेंथ हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हमारे पास पेंडुलम है कोई 1 2 3, उनकी सारों की लेंथ जो है वो सेम है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास सेम होगी। सही है, हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल रॉड ए बी सपोर्टेड बाय 2 स्ट्रिंग S1 एंड S2। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक रॉड है ए बी, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है ए और बी जिसका नाम दिया है हमने। वो सपोर्ट है, सहारा दिया हुआ है उसको, किस चीज़ ने बोला, बाय 2 स्ट्रिंग्स, यानी कि 2 स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ अटैच हैं, और वो जो स्ट्रिंग अटैच है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ नेक्स्ट अटैच है। ठीक है, फिक्स पॉइंट के साथ हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है,
और उनके साथ हमारे पास एक रॉड है ए बी, वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। पर फिर वो कहते हैं 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम सस्पेंडेड टू दिस रॉड। अब 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम है सस्पेंडेड है इस रॉड के साथ। ये देखें, ये हमारे पास 3 पेयर्स हैं, इनके टोटल 6 है, इनकी ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। सही है, इस तरीके से 3 पेयर्स बने, लेकिन टोटल हमारे पास कितने बने, 6 पेंडुलम। फिर वो कहता है द लेंथ ऑफ ईच पेयर इज सेम बट डिफरेंट ऑफ डिफरेंट पेयर। हमारे पास जितने भी पेयर हैं उनकी आपस में लेंथ इक्वल है, लेकिन जो दूसरे पेयर हैं उनके साथ उनकी लेंथ सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है। ये देखिए, यहाँ पे ए है और ए नॉट है, इनकी तो आपस में सेम है लेंथ, लेकिन बी से डिफरेंट कर रही है। सही है, सो वो यही बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं इफ़ वन ऑफ दीज पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी पेंडुलम हैं इनमें से कोई एक पेंडुलम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम सी ले लेते हैं। सही है, अब क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्लेस्ड करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि 90 के एंगल पे। सही है, जो प्लेन ऑफ पेपर है उससे वो एंगल बनाए 90 हमारे पास। ठीक है, उसको करते हैं अब हम डिस्प्लेस्ड। सही है, जैसे ही हम उसको डिस्प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अ स्लाइट डिस्टर्बिंग मोशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड ए बी। अब इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया इस तरह से ना, इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरह से, क्योंकि उन्होंने कहा है परपेंडिकुलर करवाना है आप लोगों ने उसको मोशन, तो हम परपेंडिकुलर उसको करवा रहे हैं, वाइब्रेट करवाएं। तो जैसे ही ये मतलब यहाँ से इस तरीके से हमारे पास ये जहाँ आता है, फिर इस पॉइंट पे चला जाता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन इस तरीके से ये मूव कर रहा है। इस तरीके से नहीं कर रहा बल्कि ये इस तरीके से कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो अब क्या होगा, ये जैसे ही मोशन करने लग जाता है टू एंड फ्रो मोशन, तो होता क्या है, जो हमारे पास रॉड है ए बी उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये देखिए ये उसके साथ अटैच है। ये जैसे मूव करेगा तो ये इसमें भी हल्की सी वाइब्रेशन से ऐसे ना प्रोड्यूस हो जाएंगे। से फिर वो कहते हैं द फोर्स है सेम टाइम पीरियड एज द पेंडुलम। अब हमारे पास जो फोर्स है वो भी सेम है, उसका टाइम पीरियड भी सही है, ड्यू टू दिस स्लाइड मोशन ऑफ रॉड, क्योंकि हमारे पास जो रॉड है वो स्लाइडली मोशन कर रहा है। सही है, फिर वो कहते हैं ईच ऑफ द रिमेनिंग पेंडुलम हुज लेंथ एंड टाइम पीरियड इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ पेंडुलम। अब हमारे पास जो अदर्स हैं उनका भी तो सेम है टाइम पीरियड और लेंथ। सही है, फिर क्या होता है, स्टार्ट्स टू ओसिलेट विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अब ये जो रिमेनिंग है ये भी ओसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अटैच है उसके रॉड के साथ। जैसे ही रॉड वाइब्रेशन करने लगता है, हल मूव करने लगता है, तो उसके साथ ये जो अदर पेंडुलम अटैच है ये भी क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, ओसिलेट करने लग जाएंगे। फिर वो कहते हैं इट मीन्स दैट द रेजोनेंस अकर। अब वो कहते हैं जहाँ पे रेजोनेंस अकर होगी कब, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन। अब जो एक उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेजोनेंस का प्रोसेस अकर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्विंग की। ठीक है, इनके जो झूला होता है हमारे पास, वो कहते हैं अ स्विंग इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। यहाँ पे हमारे पास जो एक स्विंग है वो मैकेनिकल रेजोनेंस की एक बेहतरीन एग्जांपल है। इट इज़ अ लाइक अ पेंडुलम विद अ सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ। अब हमारे पास वो कहते हैं ये जो है बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरीके से हमारे पास एक पेंडुलम होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी लेंथ पे। इफ़ राइज ऑफ रेगुलर पुशेज आर गिवन टू द स्विंग। अब वो क्या करेंगे, रेगुलर उसको पुश करते रहें झूले को, इट्स मोशन कैन बी बिल्ट अप एनॉर्मसली। अब उसकी जो मोशन होगी वो एनॉर्मसली बिल्ट अप हो जाएगी इफ़ पुश आर गिवन इरेगुलरली। अब अगर इरेगुलर उसको हम पुश करें तो हमारे पास क्या होगा, जो स्विंग होगा बामुश्किल वो वाइब्रेट करे। क्योंकि अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, वो तो आपस में मैच ही नहीं कर रही, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगा और एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज़ नहीं हो सकेगा। सो वो बामुश्किल हो कि वो वाइब्रेट करने लग जाए। मिसाल के तौर पर ऐसे ना हमारे पास झूला है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसको ऐसे पुश कर देते हैं
सही है, यहाँ पे से ना एक झूला है उसको हम ना पुश कर रहे हैं, सही ऐसे ज़ोर ज़ोर से मुसलसल कर रहे हैं, तो क्या होगा वो मतलब बमुश्किल हरकत कर सकेगा, मोशन कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं हो रही। जो हमारी अप्लाइड फोर्स है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ज़्यादा हो रही है, उससे मैच नहीं हो रही, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन एक और केस है जब हम क्या करते हैं उसको ना ऐसे पुश किया, फिर वो उधर गया, फिर वापस आया, हमने फिर उसको पुश किया, ठीक है, ऐसे एक रेगुलर इंटरवल के साथ हम पुश करते रहे, तो क्या होगा हमारे पास जो अप्लाइड हमारी फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएंगी, रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा और मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी उसकी। और एग्जांपल है हमारे पास, वो कहते हैं वाइब्रेटिंग ब्रिज की। वो कहते हैं द कॉलम ऑफ सोल्जर्स वाइल मार्चिंग ऑन अ ब्रिज ऑफ लॉन्ग स्पेन और एडवाइज टू ब्रेक देयर स्टेप। अब जहाँ पे वो कहते हैं जब हमारे पास जो सोल्जर्स हैं जब वो ऐसे मार्च कर रहे हों तो उनको एडवाइस की जाती है जब वो ब्रिज पे आए तो क्या करें, उनके जो स्टेप्स होते हैं उनको ब्रेक कर दें। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, सही है, वो उस टाइम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनका एक पूरा गिरोह होता है 40-50 का, वो जैसे ही मिल के इकट्ठे वो रखेंगे, पाँव रखेंगे एक ब्रिज पे मार्च करते हुए, तो क्या होगा अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, सही है। तो वो जो हमारे पास उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर होगा क्या, सही है, वो भी इंक्रीज़ होगी, ज़ाहिर सी बात है। जब वो ज़ोर ज़ोर से पाँव मारते हुए जाएंगे, उनके जो स्टेप्स होते हैं नॉर्मल, वो क्या कर देंगे, एक अप्लाइड फोर्स का काम कर रहे हैं ना उस टाइम, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और जो वे ब्रिज है हमारे पास उसकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी, सही है। तो क्या होगा उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाएंगी। अब जैसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, अप्लाइड जो फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी मैच कर जाएंगी, तो रेजोनेंस का प्रोसेस हो जाएगा, इनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास ये ख़तरा होता है कि ब्रिज जो है वो टूट ना जाए। सो वो फिर इस ख़तरे से बचने के लिए कहते हैं नॉर्मल स्टेप्स उठाएं, जैसे वो कैदा मार्च करते हुए जाते हैं ब्रिज में से, वो इस तरीके से ना गुजरें, बल्कि स्टेप्स आराम आराम से उठाएं जैसे नॉर्मल इंसान चलता होता है। वो जो फौजियों वाले स्टेप्स हैं उनको ख़त्म कर दें, ब्रेक कर दें जब वो ब्रिज पे चलें, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं, वो है टर्निंग ऑफ रेडियो। जहाँ पे अब रेडियो की बात करते हैं, इसमें किस तरीके से रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। वो कहते हैं टर्निंग का रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये जो रेडियो वाली एग्जांपल है ये किस चीज़ की है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और वो जो प्रीवियस हमने देखी है दो, एक ब्रिज वाली देखी है और एक दूसरे झूले वाली देखी है, वो दोनों मैकेनिकल रेजोनेंस है, ठीक है। वो कहते हैं व्हेन वी टर्न द नॉब ऑफ अ रेडियो टू ट्यून अ स्टेशन। जब हम क्या करते हैं रेडियो की जो नॉब होती है उसको टर्न करते हैं स्टेशन को ट्यून करने के लिए, वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द रिसीवर। हमारे पास जो रिसीवर है उसकी क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। अब जो हमारे पास रेडियो स्टेशन होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ हम मैच करने के लिए क्या करते हैं, टर्न करते हैं, ताकि हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल हो जाए और हमें आवाज़ सुनाई दे। सो कहते हैं व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज मैच, जब हमारे पास टू फ्रीक्वेंसी मैच होती हैं द एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस है वो उस टाइम मैक्सिमम हो जाता है। एंड दिस इज़ द ओनली स्टेशन वी हेयर। और उसी टाइम हमारे पास जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होगी वही हमें सुनाई देगा, अदर नहीं देंगे। इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रेडियोस में FM 90 होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेंस 90 हो गया, 95, 100 इस तरीके से। और ये मुख्तलिफ जो रेडियो स्टेशन है उनकी है, जैसे लाहौर, लिया, इस्लामाबाद, मुल्तान, इस तरीके से। मिसाल के तौर पर हम सुनना चाह रहे हैं मुल्तान, तो उसका हमारे पास सपोज़ कर लेते हैं 95 है, FM 95, सही है, ऐसे सपोज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेडियो है उसको की जो नाब है उसको हम 95 पे ले जाएंगे, क्योंकि हम मुल्तान की जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से प्रोग्राम को सुनना चाह रहे हैं।
सही है। क्या होगा, हम 95 पे ले जाएंगे तो हमारे पास जो फ़िज़ा है उसमें भी 95 वाली फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं, तो वो दोनों आपस में मैच कर जाएंगी। अब जो 95 है वो तो मुल्तान की है, तो हमें जो रेडियो स्टेशन मुल्तान का है उस पर जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो हमें सुनाई देने लग जाएगा। सही है। इस तरीके से अगर लिया की सुनना चाहें, जो उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी हम उस पे नाप को लेके जाएंगे, टर्न करेंगे। सही है। तो हमें फिर उसके साथ मैच कर जाएगी जो फ़िज़ा में लइए की फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है, लइए की रेडियो स्टेशन वाली, वो जब दोनों मैच करती हैं तो रेजोनेंस का प्रोसेस होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाएगा और हमें आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी उसी स्टेशन की जिसके साथ मैच होगी। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास माइक्रोवेव ओवन की, ये जो घरों में हम इस्तेमाल करते होते हैं खाना वगैरह गर्म करने के लिए। इसमें को देख लेते हैं। वो कहते हैं द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द माइक्रोवेव ओवन हैव वेवलेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2450 मेगाहर्ट्ज़। अब हमारे पास जो वेव लेंथ होती है, ये जो ओवन है हमारे पास इनकी 12 होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 2450। सही है। वो कहते हैं एट दिस फ्रीक्वेंसी द वेव्स आर एब्जॉर्ब ड्यू टू रेजोनेंस बाय वाटर एंड फेट मालिक्यूल इन द फूड। अब हमारी जो फूड होती है उसमें फेट मालिक्यूल भी होते हैं और वाटर भी होती है, और उनकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, यही 2450। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी 2450 है और हमारे पास जो ये है ओवन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी यही है 2450। ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगे यानी कि रेजोनेंस का प्रोसेस होगा। सही है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या होगा, वाइब्रेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा। वाइब्रेशन का प्रोसेस जैसे इंक्रीज़ होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट क्या कर देगी, खाने को जो हमारी फूड होगी उसको गर्म कर देगी। सही है। उम्मीद है ये रेजोनेंस का प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।